आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हम पहले देख चुके हैं एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहली स्टेज, बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, दैट फर्स्ट स्टेज इज मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, और वो आपकी जो है उस डेटा को आप कैसे एक्वायर करते हैं, दैट बिकम्स योर यूनिट नंबर 2। देन उस सिग्नल को आप कैसे सूटेबल बनाते हैं मेजरमेंट के लिए, दैट बिकम्स योर यूनिट नंबर 1। फिर अब यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि सिग्नल कंडीशनिंग के बाद हमें डेटा को आगे कैसे ट्रांसमिट करना है टुवर्ड्स द मेजरिंग डिवाइस एंड टुवर्ड्स एनी अदर फर्दर फॉर एनी अदर प्रोसेसिंग। ओके, so this is your unit number 3. These are the contents of unit number 3. Data transmission systems. Then we will see advantages and disadvantages of data transmission, digital data transmission. But this is a part of your home assignment. तो ये जो भी टेक्स्ट ग्रे में हो रहा है, लाइट कलर में है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर होम असाइनमेंट। उसके बाद हम मॉड्यूलेशन देखेंगे, मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी होता है, किस वजह से हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। एंड देन वी विल सी सम स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन एंड देन वी विल फिनिश दिस यूनिट। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा जिससे सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक ट्रांसमिशन पाथ होगा, चैनल या लाइन हम उसको कहेंगे, जिस पर सिग्नल आपका ट्रेवल कर रहा है, और एक रिसीवर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर को हम सोर्स भी कह सकते हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ सिग्नल जनरेशन। उसके बाद ट्रांसमिशन पाथ है जिस पर सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइन है आपकी, टेलीफोन लाइन है, ये एक ट्रांसमिशन पाथ। एंड देन यू हैव द रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, आप ये मान सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो है ये आपका डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है या सोर्स है, ठीक। इसी तरीके से पॉइंट बी हमारा क्या है, पॉइंट बी हमारा है फॉर रिसीविंग साइड, और ये बीच में क्या है, ये चीज है हमारा ट्रांसमिशन चैनल। तो इसको हम जरा सा देख लेते हैं। पॉइंट ए है, उस पर ये कुछ है डी टी ई डी सी ई, इसको भी देखते हैं क्या है। इसी तरीके से फिर पॉइंट बी पर भी ये चीज है डी सी ई डी टी ई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज है। इस पार्ट को, इसमें अगर हम पार्ट्स को अगर हम काउंट करें तो देखें 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7। तो 2 DTE हैं, 2 DCE हैं, 2 इंटरफेसेस हैं और एक ट्रांसमिशन चैनल। तो कितने टोटल पार्ट्स हो गए इसमें, पार्ट्स हो गए टोटल 7। इस डायग्राम को कहा जाता है यूनिवर्सल 7 पार्ट डेटा सर्किट, which consists of the following. Number 1, data terminal equipment at point A. Number 2, interface between data terminal equipment and data circuit terminating equipment. ये equipment आपका communication से related है. We are not going into much details for this. Third, DCE, data circuit terminating equipment at A. उसके बाद आ जाएगा चैनल, ट्रांसमिशन चैनल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद DCE at point B, interface between DCE and DTE at point B, and finally DTE at point B, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर पॉइंट ए पर डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है तो ये बेसिकली डेटा को जनरेट कर रहा है, ठीक है। डेटा सर्किट इक्विपमेंट क्या कर रहा है, उस डेटा को जिसको आपको ट्रांसमिट करना है उसे सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बस ये इतना इतना समझ लीजिए।
तो क्या है DTE, क्या है? DTE इज द सोर्स और द सिंक इन द सिस्टम। या तो वो सिग्नल को जनरेट कर रहा है, या तो सिग्नल का सोर्स है, या सिग्नल का सिंक है, यानी सिग्नल को ले रहा है। इट ट्रांसमिट्स और रिसीव्स द डेटा बाय यूटिलाइजिंग द DCE एंड द ट्रांसमिशन चैनल। तो ये क्या काम कर रहा है? सिग्नल जनरेशन का काम कर रहा है DTE। DTE क्या है? DTE कैन बी a CRT, transducer, PC, CRT, transducer, PC, or any other device that can transmit or receive data। ये भी वही काम कर रहा है, बस ये कह लीजिए कि थोड़ा सा ये सूटेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर रहा है। जैसे अगर आप डायरेक्टली डेटा को देखना चाहते हैं, जिस पॉइंट से आप जनरेट कर रहे हैं वहीं पे आप डेटा को अगर देखना चाहते हैं, तो आप एक CRT, कैथोड रे ट्यूब, या CRO का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट हैंड आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। द होल पर्पज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम is to transmit useful information between two parties. The information may be directly used by the DTE। हम या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, या हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं बाय ए कंट्रोल इक्विपमेंट और ए ह्यूमन ऑपरेटर। आप प्रोसेसिंग में क्या क्या कर सकते हैं? कोई वैल्यू आप जो मेजर कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई उस वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। DC क्या है? The DCE and the transmission channel move the data from point A to point B and are incapable of processing। ये डेटा की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, डेटा में किसी तरीके का चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकता है? आपका DTE कर सकता है। DCE या चैनल में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा उसको सिग्नल दे दिया वो वैसा उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा। The data transmission system is concerned only with the correct transmission of the information given to it, and the system does not operate on the content of the information। यानी आपका डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इस बात पर वर्क नहीं, इस बात की वर्किंग इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप उस पर कैसा सिग्नल भेज रहे हैं। आप एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं, आप डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं, आप ऑडियो सिग्नल भेज रहे हैं, आप वीडियो सिग्नल भेज रहे हैं, आप उस पे जैसा सिग्नल भेजेंगे वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। बस ये उसका जो है मेन मकसद है, ठीक है ना? इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस तरीके का सिग्नल। और जनरली यही इंटेंशन भी है कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव करी जाए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर टाइप कर दें और प्लीज वीडियो जरूर ऑन कर लें। कुछ डेटा के फ्लो के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ डेटा द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी एग्रीड अपॉन बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। पहली बात, नॉमिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। किस रेट पे आप ट्रांसमिट करेंगे? हाई रेट पे ट्रांसमिट करेंगे, स्लो रेट पे ट्रांसमिट करेंगे? तो ये पहले आपको ये चीज एग्रीमेंट में होनी चाहिए। सेकंड, स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन कोड। आप किस कोड में ट्रांसमिट करेंगे डेटा को? डिजिटल फॉर्म में करेंगे, ASCII कोड में करेंगे, बाइनरी फॉर्म में करेंगे, हेक्साडेसिमल फॉर्म में करेंगे? थर्ड, a particular scheme by which each data bit can be positioned properly within a byte by the receiver। फिर हमें एक स्कीम ये देखनी पड़ेगी कि हमें डेटा बिट्स की कैसे पोजीशनिंग करनी है। माइक्रो प्रोसेसर्स का आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? इस तरीके से तो ये डेटा पोजीशनिंग है कि मतलब जो बिट जिस पोजीशन पर है हमें उसी पोजीशन पर रिसीवर पे मिलनी चाहिए। डेटा बिट मतलब डिजिटल फॉर्म में अगर हम भेज रहे हैं। अब प्रोटोकॉल, हैंड शेकिंग सीक्वेंस।
दैट इज नेसेसरी फॉर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब आप लोग इंटरनेट की सेटिंग्स करते हैं तो आप टीसीपी आईपी सेटिंग्स करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके जरिए आपका जो है आप कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जिसमें आपको एग्री करना होता है सो दैट आपका जो डेटा है वो एक ऑर्डरली वे में फ्लो हो सके। ये थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम है डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम का। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है आपका। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। फिर उसके बाद उस सोर्स की आपने आगे ट्रांसमिशन के लिए एनकोडिंग करी। देन उस डेटा को चैनल पर पहुंचाने के लिए आपने एक लाइन ड्राइवर का यूज किया। देन दिस इज द चैनल, दिस डैश लाइन इज चैनल। फिर यहां से ये वापस, क्योंकि अब आपने ट्रांसमिशन के टाइम आपने क्या किया था, एनकोडिंग की थी। अब आप रिसीविंग के टाइम क्या करेंगे, डीकोडिंग करेंगे। एंड देन फाइनली यू विल रिसीव द डेटा इन द इंफॉर्मेशन सिंक। और ये कुछ वेव फॉर्म्स हैं अलग अलग पॉइंट्स पर कि ये आपका डेटा ए पॉइंट पर किस तरीके से है वेव फॉर्म, बी पर किस तरीके से है, सी पर कैसे है, डी पर कैसे है। इसको देखते हैं ये क्या चीज। तो टिपिकल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोर्स फ्रॉम विच द डेटा हैज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सुटेबल मीडियम टू द डेस्टिनेशन नोन एज इंफॉर्मेशन सिंक। बिल्कुल सीधी सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट, the information source generates the data in terms of stream of bits। वन बिट एट ए टाइम नहीं, एक स्ट्रीम होगी, यानी उसमें बहुत सारी बिट्स होंगी, 00 11 11 11 इस तरीके से, एट द रेट ऑफ वन बिट एवरी टीबी सेकेंड्स। यानी कुछ टाइम होगा, उसमें एक बिट होगी जनरेट। ये रेट है ट्रांसमिशन या जनरेशन का। The information rate of the system is therefore 1/TB bits per second। अब क्योंकि TB जो है बहुत स्मॉल होगा, इट विल बी जनरली ऑफ द फॉर्म ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। तो ये आपका जनरली रेट किस फॉर्म में आ जाएगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। माइक्रो से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, मेगा आ गया। तो दिस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब हमने देखा इस फिगर में क्या क्या है। द सोर्स फीड्स टू एन एनकोडर which performs the logic operations on the data, on the associated clock, and sometimes the past bits of data। कभी कभी पास बिट्स ऑफ डेटा पर भी कुछ इंफॉर्मेशन, ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा आपका एनकोडर। सोर्स एनकोडर है, ठीक है। Hence, the source encoder produces a stream of data controlling the line drivers। यानी यहां से जो डेटा पॉइंट बी पर जो डेटा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ड्राइविंग दिस line driver। Next, the line driver is responsible for interfacing the internal logic levels of the source with that of the transmission channel। यानी ये लाइन ड्राइवर क्या कर रहा है, इसके लॉजिक को, सोर्स के लॉजिक को और चैनल के लॉजिक को मैच करा रहा है।
नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन लाइन कैरीज आवाज नहीं आ रही सर। हाँ वो एक मिनट, इंटरनेट थोड़ा सा वो हो गया था। The transmission line carries the signal produced by the line driver to the line receiver। ठीक है, तो इसके बाद आगे हमारा क्या है, ट्रांसमिशन चैनल है। वो क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है सोर्स से सिंक की तरफ। फिर लाइन साइड पर, रिसीविंग साइड पर और क्या है भाई हमारे पास, रिसीविंग साइड पर हमारे पास है सोर्स डिकोडर है। ठीक है, देखें रिसीविंग साइड पे क्या हो रहा है, द लाइन रिसीवर मेक्स द डिसीजन ऑन द सिग्नल लॉजिक स्टेट by comparing the received signal to a decision threshold level, and sync decoder then performs the logic operation on the binary bit stream recovered by the line receiver। अब यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर आपका डेटा आया पॉइंट डी पर। ठीक है, लाइन रिसीवर से पहले तो लाइन रिसीवर, और यहाँ यहाँ पर ये जो है आपका लाइन, ये लाइन रिसीवर इस डेटा को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पर डी पॉइंट पर जो डेटा होगा वो डिकोडर के थ्रू पास होके डिकोड होके सिंक में पहुंच जाएगा, सो दैट इंफॉर्मेशन एट जनरेटेड एट सोर्स इज सिमिलर टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट सिंक। ये कहने की बात है। The recovered binary data then passes to the information sink, which is the destination for the information source। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले एक हमने जनरल ब्लॉक डायग्राम देख लिया, फिर उसके बाद हमने डिटेल डायग्राम देख लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए कभी कभी हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ चेंजेस उसमें करने पड़ते हैं, तो सूटेबल फॉर्म में बनाना, ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ आपके सिलेबस में जो मॉड्यूलेशन है उसके बारे में हम बस देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो दिस इज नॉट वेरी कह लीजिए वेरी कोर टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, देयरफॉर वी आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया। पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, अभी हमने यहाँ सिलेबस में हमने देखा था, सिलेबस में हमने देखा था कि डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के बारे में देखते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है, बेसिकली एक सिग्नल को, जिस सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है उसको एक दूसरे सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करना। उस सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टी आपको लेनी है और उसे दूसरे सिग्नल के ऊपर इम्पोज करना है। जो दूसरा सिग्नल है वो कहलाता है कैरियर सिग्नल। ये कह लीजिए आपको जिस सिग्नल को भेजना है, ट्रांसमिट करना है, आपने कैरियर पे बैठा दिया उसे और फिर आगे भेज दिया उसे। तो जब आपने भेजते टाइम मॉड्यूलेशन किया है, तो रिसीव करते टाइम क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन करेंगे। रिसीव करते टाइम क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन करेंगे। भेजते टाइम मॉड्यूलेशन, रिसीव करते टाइम डीमॉड्यूलेशन। इसलिए आपको मालूम होगा कि जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो एक चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ये डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट दोनों करता है, इसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है पल्स, पल्स मॉड्यूलेशन।
pulse modulation may be used to transmit analog information such as continuous speech or data. कंटिन्यूअस सिग्नल है, उसको हमें भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसको हम ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज करते हैं? पल्स मॉड्यूलेशन. इट इज ए सिस्टम in which continuous waveforms are sampled at regular intervals. पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि सैंपल एंड होल्ड का क्या मतलब होता है. सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम पिछली क्लास में देख चुके हैं. तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? कोई सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं? एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं. सैंपल का मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं. Information regarding the signal is transmitted only at the sampling times. तो जितने टाइम पर, जिस पॉइंट पर आपने सैंपल किया, उसी पॉइंट पे आप ट्रांसमिट करेंगे. आप सारी कंटिन्यूअस डेटा को नहीं भेजें. Together with any synchronizing pulses that may be required at the receiving end. सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जिस पॉइंट पर डेटा आप भेज रहे हैं, आपको डेटा उसी फॉर्म में मिले, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में. The original waveform may be reconstructed from this information regarding the samples. ये बात भी लास्ट टाइम पे हो चुकी है कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पर सैम्पलिंग करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम से कम न्यूक्विस्ट रेट के बराबर होनी चाहिए. और न्यूक्विस्ट रेट बताया था आपको ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर 50 हर्ट्ज है, तो कम से कम आपको 100 हर्ट्ज पर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी सिग्नल की. ठीक है. तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली मेजर नहीं कर रहे हैं, सैम्पलिंग इंस्टेंट्स पर मेजर कर रहे हैं, और सैम्पलिंग इंस्टेंट्स पर ही हम आगे उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा. पल्स मॉड्यूलेशन may be broadly classified into two categories. या तो एनालॉग हो सकता है या एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है? एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में हम सैंपल एम्पलीट्यूड को वेरिएबल बनाते हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आपने नाम सुना होगा, या आपने कार में अगर रेडियो देखा हो तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, AM एंड FM. तो AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी, और एम्पलीट्यूड को अगर हम चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को हम कैरियर बना रहे हैं, तो दैट मॉड्यूलेशन टेक्निक बिकम्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके. While in digital modulation, we have a code that is attached with the signal, which is an indication of sample amplitude. तो हम एनालॉग डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं? कोड जनरेट करते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग? जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसके करस्पॉन्डिंग. बस. पल्स एम्पलीट्यूड and pulse time modulation are analog techniques. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो या टाइम मॉड्यूलेशन हो, वो एनालॉग टेक्निक है. while pulse code modulation and delta modulation are digital. ये दो फॉर्म्स हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन. इसमें हमें सिर्फ पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ना है, डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना. सब मॉड्यूलेशन सिस्टम्स में एक चीज कॉमन होती है, वो है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग का क्या मतलब है? कोई कंटिन्यूअस सिग्नल है, हम उसे एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मैनर ऑफ इंडिकेटिंग द सैम्पल्ड एम्पलीट्यूड. तो सैम्पलिंग तो हम सब में कर रहे हैं, सारे मॉड्यूलेशन सिस्टम्स में कर रहे हैं, यानी हम उसको बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन हम उसको इंडिकेट कैसे कर रहे हैं? किसके टर्म्स में इंडिकेट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इंडिकेट कर रहे हैं, या एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इंडिकेट कर रहे हैं, या टाइम के टर्म्स में इंडिकेट कर रहे हैं. वो उससे ये डिफरेंस अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम्स में आ जाता है. देखिए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? जो सिग्नल है, बेस सिग्नल,
मॉड्यूलेट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ ए पल्स ट्रेन स्पेस्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एंड हैज फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स। अभी आगे हम इसकी फिगर देखेंगे तो समझ में आएगी बात। बेसिकली है क्या इसमें, आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें आप एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं सिग्नल को, लेकिन मॉड्यूलेट किसको कर रहे हैं, इंडिकेट कैसे कर रहे हैं आप सिग्नल को कि हमने जो मेजर किया है वो हमने एम्पलीट्यूड मेजर किया है सैम्पलिंग इंस्टेंट। बिल्कुल इतनी बात है, ये समझ लीजिए। अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड के बजाय पल्स इंटरवल को वेरी करें, हमने एक सिग्नल लिया और हमने उसकी पल्स की ड्यूरेशन को हमने चेंज कर दिया या पल्स की पोजीशन को अगर हमने चेंज कर दिया तो वो बन जाएगा आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। वहीं हमने एक पल्स ली और पल्स की विड्थ को अगर हम चेंज कर रहे हैं, स्क्वायर वेव समझ लीजिए, जैसे स्क्वायर वेव होती है आपकी, जैसे ये स्क्वायर वेव है तो ये पल्स है, ठीक है। अगर हम एक पल्स की विड्थ को अगर हम चेंज कर रहे हैं, ये विड्थ है पल्स की, इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दैट बिकम्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आगे भी इसके फिगर भी देखेंगे। उसके बाद है पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन। पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन क्या होता है, pulse width is proportional to the amplitude of the modulating signal। इसमें क्या होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में तो पल्स विड्थ आपकी चेंज होगी एज पर योर रिक्वायरमेंट या जैसा आप चाहेंगे वैसे, लेकिन इसमें पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन में चेंज होगी जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। हाई एम्पलीट्यूड पर जैसे अगर साइन वेव है अगर, तो टुवर्ड्स हाई एम्पलीट्यूड, जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पर विड्थ जो है ज्यादा हो जाएगी, लाइक दिस। और जहां पर एम्पलीट्यूड कम है वहां पर विड्थ हो जाएगी कम, लाइक दिस। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन द पल्स डिले फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, पल्स का डिले हम चेक करेंगे क्या हो रहा है। लास्ट स्लाइड आज की। both PDM and PPM, in both PDM and PPM, information is conveyed by a time parameter or the location of the pulse edges. Thus these pulse modulation schemes are referred to as pulse time। तो pulse time इनको कह रहे हैं, किस किस को कह रहे हैं, PDM को और PPM को, क्योंकि हम इसमें टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। PAM में और PDM में क्या हो रहा है, द सैंपल वैल्यू विल इक्वल टू 0 यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉन जीरो एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसिंग पल्सेस। इसमें ये हो सकता है कि सैंपल वैल्यू जहां पे जीरो है, जीरो एम्पलीट्यूड जहां पर आ रहा है, जैसे साइन वेव की जहां पे जीरो क्रॉसिंग है, ये यहां पर जैसे साइन वेव की जीरो क्रॉसिंग है, वहां पे उसके करस्पॉन्डिंगली पीएम में या पीडीएम में जीरो सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। लेकिन हम उसको कंफ्यूज ना करें कि ये जीरो वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि सिग्नल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि सिग्नल तो नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ गया। या अगर हम इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर वैल्यू जीरो है लेकिन इसके आगे सिग्नल रहेगा। पॉइंट यहाँ पे ये वैल्यू जीरो है लेकिन यहाँ से सिग्नल पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ गया। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर ही ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दें, डेटा ट्रांसमिशन को। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए देखिए, उसके लिए एक नॉन जीरो एम्पलीट्यूड को अटैच किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसिंग पल्सेस एंड टू प्रिजर्व अ कांस्टेंट पल्स रेट। अगर हम यहाँ पर जीरो सिग्नल जनरेट कर देंगे तो ये होगा, पल्स रेट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते।
दिस इज important फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पसेस व्हेन TDM इज यूज्ड। ठीक है, तो ऐसा होगा कि अगर आपकी ये आपकी पल्सेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं जीरो एम्पलीट्यूड आ गया, आप एक कांस्टेंट रेट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर पल्स जनरेट नहीं होगी सैम्पलिंग में। तो उससे क्या होगा, दिक्कत क्या होगी उससे, कि आपका जो पल्स फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी और उससे आपके डेटा सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और कल फिर भी 11:20 पे क्लास लेंगे। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया क्लास लेने में, तो लेकिन मैं 11:20 से ही स्टार्ट करता, लेकिन अब यह है कि कल वाली क्लास जो है इंशाल्लाह 11:30 से स्टार्ट करेंगे, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।